हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, इससे पहले हमने जो 19 दिसंबर में पेपर हुआ था उसका पहला पेपर हम लोगों ने देख लिया है और अच्छी खासी वजाहत के साथ पेपर को देखा है। उसके बाद हम लोग दूसरे पेपर को डिस्कस करेंगे। दूसरा पेपर जो है यानी अपर प्राइमरी का जो पेपर है, उसके फर्स्ट पेपर को आज हम देखेंगे और पूरी वजाहत के साथ देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन और कहाँ से किस तरीके से पूछता है। उस हिसाब से इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एक बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये बार बार हम बता रहे हैं कि अगर आपने पहली ज़बान का इंतखाब किया है तो 91 से 120 तक ही आप ऑप्शन जो है वो लगाइएगा। इसमें अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, पहले तो क्वेश्चन में इक़्तिबास है। इक़्तिबास का मसला ये है कि आप जो है इस इक़्तिबास को आप रोक रोक के लता की मकबूलियत का असल राज उसकी आवाज़ की नगमगी है। अब ये क्या करेंगे, आप इसको पढ़ के उसके बाद इसके सवालात पढ़िए। सवालात पढ़ने के बाद इसका जवाब आप व्हाट्सएप नंबर पे या आप कमेंट बॉक्स में इसके जवाब देखिए। जो सही जवाब होंगे तो उसको आपको बता दिया जाएगा और आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि आप कितने सवालात को सही कर पाते हैं आप। तो थोड़ा सा उससे अंदाज़ा लग जाएगा, चूँकि इक़्तिबास में 15 के 15 नंबर पूरी तौर से आ जाते हैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में कहाँ से है और किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, उसको देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है जो इसमें है, पहले देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी जो सबसे बेहतर है उसी का आपको आंसर करना है। और ये नहीं कि चूँकि सीटेट का पेपर जानते हैं कि कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि वो गलत हो, सभी सही होता है। लिहाजा आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो जो सबसे सही होता है उसी को ही माना जाता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन की देखिए, क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है। अब क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है, माहिराना अंदाज में नहीं पढ़ना होता है। मतलब आप किसी चीज़ को जैसे पेपर वगैरह को पढ़ते हैं तो क्या है वो माहिराना अंदाज का मतलब ये है कि बाकायदा उसको गहराई से जैसे मुताला करते हैं उस अंदाज से नहीं, बल्कि सरसरी तौर से पढ़ना, वो बात कही जा रही है। माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं है। तो इसमें क्या है, जो पहला ऑप्शन देंगे तामीरी है। तामीरी कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं वो है किसी चीज़ को तामीर करने के लिए, तो जाहिर सी बात उसमें क्या होता है, मुताले की ज़रूरत होती है। अब तख़य्युली क्या करेंगे, तख़य्युली भी अगर आप किसी चीज़ को कहीं से अगर कोई आइडियाज़ लेते हैं तो उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। एक होता है तरक्की पसंदाना कि करंट में क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, उस तरीके से आप अगर कोई चीज़ पढ़ते। एक होता है इरादी और क्या है, उम्दी। अब क्या है कि इसको जो है आप इस तरीके से पढ़ेंगे, किसी चीज़ का जैसे बस इरादा कर लिया और कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि इरादी तौर से अगर कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ सामने आ गई तो उसको पढ़ रहे हैं, तो आप क्या सरसरी तौर से पढ़ रहे हैं, तो माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा और आपसे गुजारिश है कि पहली बार देख रहे हैं तो आप जो है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेहनत अगर थोड़ा सा अगर आपको लगे कि हाँ मेहनत है कुछ, तो आप कमेंट करिए और इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा आप। देखिए, अब क्या है इसमें ऑप्शन 107 का 107 नंबर क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि दर्ज झैल में से किसका ताल्लुक़ तौसीई मुताले से नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, तौसीई मुताले का मतलब क्या होता है। ये है तौसीई मुताला, मतलब ये होता है वुसअत, कुशादा। जैसे वुसअत हो गया, ठीक है, कुशादा। तो क्या है, कह रहा है कि इससे क्या है, मुताले से नहीं है। तो अब यहाँ पे इसका देखते हैं। ऑप्शन का ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये मुताला को ज़्यादा फ़रहत बख्शता है। तो कोई भी अगर आप मुताला करते हैं तो वो तो आपको खुशी खुशी रहती है। अगर आपको दिलचस्पी है तभी आप मुताला करते हैं किसी चीज़ का। यह गहरी तफ़हीम के लिए बितफ़सील मुताले में माउन नहीं होता है। तो यह देखिए, तौसीई मुताले का मतलब ये नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा देखते हैं, ज़बान की आमोजिश में माउन होता है। कोई भी मुताला करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ज़बान आती है और ज़बान आपकी बेहतर से बेहतर होगी। ये मुताला मतन को कुल्ली तौर पर समझने के लिए होता है। ये मुताला कुल्ली तौर पे
मतों को समझने के लिए बिल्कुल होता है, लेकिन तौसीई मुताला नहीं है। तौसीई मुताले का मतलब ये है किसी गहरी तफ़हीम के लिए तफसील मुताले में माउन होता है। तो यहाँ पे कहा है कि मुताला नहीं है। अगर ये नहीं है ऑप्शन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ये गहरी तफ़हीम के लिए भी तफसील मुताले में माउन नहीं होता है। अब इसमें देखिए मुताले जो एक तो मुताले करने के लिए सबसे पहली ही होती है, जैसे कि आप उसके लिए मुताले के लिए तैयार हों तब आप मुताला करेंगे, या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो मुताला करेंगे। तो गहरी तफ़हीम के लिए बित्तसील मुताले में माउन नहीं, चूँकि यहाँ पे नहीं पूछा गया तो इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर अब सीटेट जो अपना पैटर्न बदला है, कहीं पेडागोजी में मिलेगा नहीं आपको। इंग्लिश अगर पेडागोजी पढ़ेंगे, वो भी नेट वेट पे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा लिखने के अमली रवैये यानी प्रोसेस अप्रोच की तवज्जो होती है। अब देखिए प्रोसेस अप्रोच क्या होता है, इस चीज़ को अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस अप्रोच क्या होता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग क्या होता है। यहाँ पे देखिए प्रोसेस अप्रोच सॉरी, प्रोसेस अप्रोच क्या है। प्रोसेस अप्रोच को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोसेस अप्रोच क्या होता है। ये है अमली रवैये हैं, अमली रवैये को ही प्रोसेस या अमली, ये अमली लिखा हुआ है रवैया, इसको प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमने लिख रखा है, वो नेट से देख के लिखा है इसको। एक अच्छा मजमून तैयार करने करने या दस्तावेज़ तैयार करने से क्या है, पहले मत वो मसौदात या मुख्तलिफ मवाद को दोबारा या कई बार पढ़ते हैं और मतों को तैयार करके तरकीब देते हैं। अब क्या करते हैं, मतन को तैयार करके तैयार करके तरतीब देते हैं, जिससे कि नतीजा या आउटकम बेहतर होता है। अब ये देखो ये कि जो एक लिखने का जो प्रोसेस होता है, अगर आपने कोई चीज़ लिखा और जैसे यही चीज़ लिखी हुई है, अब इसको हमने टाइप करवा दिया। अब टाइप करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप 2-3 बार पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद देखते हैं कि जुमले की साख्त सही है कि नहीं, जो मवाद है वो अच्छा है कि नहीं है, जो हमने जिस मकसद से लिखा है उसका आउटकम यानी उसका मकसद क्या है। ये सारी चीज़ें एक लिखने की, एक तहरीर की, ये सब स्टेप्स होते हैं कि अगर आप जैसे आपको अगर कोई मज़मून लिखना है, अगर आपको किसी भी चीज़ पे या करंट इशू पे कोई आप अगर आपको मज़मून लिखना हो तो आप क्या करेंगे, पहले आप मुताला करेंगे। मुताले करने के बाद उसको 2-3 किताबों से या 2-3 आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल पढ़ने के बाद आप उसको पढ़ेंगे, फिर कुछ अपनी राय शामिल करेंगे, तो हर चीज़ देखेंगे कि सब कुछ सही है कि नहीं है। तो वो चीज़ होता है कि प्रोसेस अप्रोच होता है। तो वहाँ पे क्या है कि एक तो आपका तरीका क्या है लिखने का, तरीके क्या है आपको लिखने का, और उसके बाद जो आप लिख रहे हैं उसका नतीजा जो है, उसको मकसद जो है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो वो अमली प्रोसेस में ही आता है। ठीक है, अब ये अमली प्रोसेस है, मुख्तसर सा लिखा हुआ है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक अच्छा मजमून आप तैयार करते हैं, तो मजमून तैयार करने के लिए या कोई भी चीज़ लिखने के लिए आपको क्या है, बहुत से मवाद की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सी किताबों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद उसको तरतीब देते हैं, मुख्तलिफ़ किताबों से लिख के तरतीब देते हैं। उसके बाद आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं, ताकि आपका बाकायदा क्या कहते हैं उसको, मुदल्लल तरीके से यानी दलाल के साथ अपनी बात को आप पेश करते हैं, तहरीरी शक्ल में एक अच्छी बेहतर उम्दा तहरीर के लिए करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं कि अमली रवैया या प्रोसेस अप्रोच। लिखने के लिए प्रोसेस अप्रोच ही राइटिंग की एक स्किल है। तो यहाँ पे यानी उसका नतीजा जो होता है, आउटकम बेहतर होता है। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमने देख लिया प्रोसेस अप्रोच क्या होते हैं, लिखने के अमली रवैये में प्रोसेस अप्रोच की तवज्जो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिर्फ तरीके अमल पर, भाई सिर्फ तरीके अमल पे नहीं होती है, और सिर्फ महासल पे भी नहीं होती है। ठीक है, तरीके अमल और महासल दोनों पर, ये जो है तरीका अमल, आपका तरीका क्या है, उसका नतीजा महासल जो है वो महासल यानी उसका महासल को बोलते हैं, नतीजा बोल सकते हैं आप, या उसका आउटकम बोल सकते हैं, कि वो चीज़ें दोनों पर होती है। ठीक है भाई, दोनों पर देख लिया। अब चौथा क्या है, खुशखत तहरीर के इस्तेमाल दो। खुशखत तहरीर का मतलब ये होता है कि आपकी तहरीर कितनी उम्दा है। अब ये खुशखत तहरीर के अक्सर मुराद ये होता है कि आपकी तहरीर जो है, लिखने की आपकी राइटिंग कैसी है। तो यहाँ पे अगर हमने जिस हिसाब से प्रोसेस अप्रोच को देखा, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तो तरीका आपके लिखने का, और दूसरा महासल जो है उसका आउटकम दोनों पर होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो
थर्ड ऑप्शन सही है। अगर उसको अप्रोच को आप उस तरीके से समझ सकते हैं, एक आर्टिकल के ज़रिए से लिखते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़बान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम उनसर क्या होता है। अहम उनसर का मतलब फैक्टर की बात हो रही है, फैक्टर की बात हो रही है कि सबसे अहम फैक्टर क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कहीं पे एक क्वेश्चन ये बहुत इधर उधर करके, थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन आ जाता है कि अगर जो है कोई जैसे किसी का ख़त वगैरह है, अगर वो लिखा है या किसी की कहानी वगैरह लिखी है, तो इसमें उससे क्या है, एक तो अदब का जो है जो ओरिजिनल मवाद होता है वो आप तक पहुंच जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का याद रखिएगा, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। ज़बान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम उनसर क्या है, फैक्टर क्या है। ये सिर्फ सुनने और बोलने में महारत में इजाफा करता है। ठीक है, ये मुस्तनद मवाद होता है। पहली बात यह है कि ये अदब की शमूलियत में सबसे अहम उनसर क्या है, ये अदब की जो शमूलियत होती है उसमें क्या होता है। और ज़बान का जो बुनियादी मकसद होता है, पहली बात कि ज़बान सीखने का जो बुनियादी मकसद होता है वो होता है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, कि आप अच्छे से अच्छा बोल सकें, अच्छे से अच्छा लिख सकें और अच्छे से अच्छा आप कम्युनिकेट कर सकें या बातचीत कर सकें अच्छी से अच्छी। ठीक है, तो ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारत में ही इजाफा करता है। ठीक है, दूसरा कि ये मुस्तनद मवाद होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, वो दूसरी तहज़ीब को समझने में भी मददगार होता है। दूसरी तहज़ीब को मदद करने में मदद समझने में मददगार तलबा को मदद मिलती है। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, वो अपने ज़ाती रद्द अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि अगर हम ज़बान का जो मेजर जो पॉइंट है कि मेजर ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो वहाँ पे सिर्फ आपको LSRW जो होता है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये मेजर पॉइंट होता है। यहाँ पे सीटेट का जो पेपर है ये वाला, इसमें इस बात को अगर देखा जाए, इन सारी चीज़ों को अगर आप एनालाइज करें, तो वहाँ पे इसका सबसे बेहतर जो ऑप्शन आपको मिलेगा, ये सिर्फ सुनने और बोलने में महारत में इजाफा करता है, कि आप उस अदब के ज़रिए से आप उस तहज़ीब को भी समझ सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसको अमली जामा भी पहना सकते हैं। सुनने और बोलने में आप अच्छी से अच्छी ज़बान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारत में इजाफा करता है, यानी अहम फैक्टर होता है। एक ये भी फैक्टर बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मुस्तनद मवाद भी होता है, वो दूसरी तहज़ीब को समझने में मददगार होती है, अपनी ज़ाती रद्द अमल का इजहार में तलबा की हौसला अफजाई होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यह क्या कि अहम फैक्टर है। तो अहम फैक्टर अगर देखा जाए ज़बान के मुतल्लिक से, तो वो क्या है, सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा करता है। तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन 109 नंबर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। अब देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन है। 110 नंबर क्वेश्चन में क्या गया, दर्ज झैल बयान में कौन सा दुरुस्त है। दर्ज झैल बयान में कौन सा दुरुस्त है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है, एराब और रमूज़ जुमले के माने बदल देते हैं। एराब और रमूज़ जुमले के माने बदल देते हैं। उर्दू के साथ ये मसला ये है कि उर्दू लिखा तो है, बगैर एराब के लिखा हुआ है, लेकिन आप चूँकि मादरी ज़बान है तो आप इसको बोलते हैं, तो बगैर एराब के आप उसको अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक एराब को बदल दिया जाए, वाक़ई अगर उर्दू में एक एराब को बदल दिया जाए तो बहुत से माने बदल, इसको हम अरबी के तौर से समझ सकते हैं। अरबी में क्या है कि एराब की बड़ी अहमियत होती है। ठीक है, उर्दू ज़बान में ज़्यादातर अल्फाज फ़ारसी और अरबी से लिए गए हैं, उसी के कवायद का यहाँ पे फ़ारसी कवायद का तो ज़्यादा असर है उर्दू ज़बान पे। ठीक है, और वहाँ पे अरबी में आप देखते हैं कि कोई भी ज़ेर है, ये या ज़ेर है, फिर उसके बाद या ज़बर है। ठीक है, तो अब उसको जहाँ थोड़ा सा अगर एराब बदल देते हैं तो माने और मफ़हूम दोनों बदल जाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे आपको सीटेट में। देखिए, एराब और रमूज़ जुमले के माने बदल देते हैं। ठीक है भाई, बयान दुरुस्त लग रहा है। दूसरा कि एराब और रमूज़ बमुश्किल जुमले माने को रद्द बदल कर दें। भाई बमुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं कि बमुश्किल है, बस कहीं कहीं हो गया है, बहुत अक्सर ही ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए ये इस लिखा है, इसको उस भी पढ़ सकते हैं, इसकी भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई जुमला लिखा हो उसकी जगह इसने पढ़ दिया तो माने इधर के उधर बहुत
इधर के उधर माने हो जाएंगे। और भी बहुत से ऐसे, चूँकि आप उर्दू पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि एराब से इसमें क्या क्या रद्द-बदल हो सकता है, ठीक है। और तीसरा कि एराब और रमूज़ मतनों को खूबसूरत बनाने में माउन होता है। भाई खूबसूरत बनाने से क्या मतलब है, आप लफ्ज़ को समझने उसकी तफ़हीम के लिए आप एराब का इस्तेमाल करते हैं, ना कि मतनों को खूबसूरत बनाने के लिए कि खूब डिज़ाइन करने के लिए उसको ऐसे कर दिया और ज़ेर कर दिया, पेश कर दिया, ज़बर ज़ेर पेश कर दिया। तो भाई ये तो ऐसा नहीं है कि आप खूबसूरत, बल्कि ज़बान को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसमें क्या है भाई? चौथा ऑप्शन है कि एराब और रमूज़ के मुताले में रवानी और रुखना अंदाज होते हैं। तो भाई रुखना अंदाज का मतलब है कि रवानी, जो उसको आप बगैर रुके हुए आप उस चीज़ को बोल रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं। ये तो भाई मादरी ज़बान है। अरब के लोग अगर अरबी बोलते हैं या अरबी पढ़ते तो उनके साथ एराब और थोड़ी होता है भाई, वो तो चूँकि उनकी मादरी ज़बान है तो वो उसी तरीके से उसको बोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेहतर जो ऑप्शन है, एराब और रुमूज़ के जुमले माने बदल देते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सीटेट के अलावा भी अदर स्टेट में भी अच्छे खासे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और यह कवायद का एक अहम पार्ट है, ठीक है। चलिए भाई 111 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या है? तलबा के लिखने का अंदाज़ क़द्र का सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अब तलबा के लिखने के अंदाज़ क़द्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है। अब ये एक बात याद रखिएगा, सिर्फ तलबा के अंदाज़ क़द्र की बात हो रही है। जहाँ पे इस तरह की इवैल्यूएशन की बात हो, अंदाज़ क़द्र का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन की बात हो रही है, मूल्यांकन करने की बात हो रही है। जहाँ पे इस तरह की बात हो वहाँ पे क्या है कि बच्चे जो भी तलबा है या बच्चा है, तलबा हैं, बच्चा हैं, तो क्या करेंगे आप? उनके ख़यालात को आप बहुत ज़्यादा तरजीह देंगे। इनके ख़यालात को आप जब तरजीह देंगे कि क्या लिख रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि उनके अंदर की जो सलाहियत होगी वो परवान चढ़ेगी, ठीक है। और उनके अंदर लिखने की सलाहियत में भी इजाफ़ा होगा, तख्लीक़ी सलाहियत में भी इजाफ़ा होगा। इस बात को समझ लिया हमने। अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। सही इमला व कवायद। भाई सही इमला व कवायद अंदाज़ा क़द्र की सबसे ज़्यादा तवज्जो होती है, सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी होती है। पहली बात यह है कि सही इमला और कवायद पर, इमला और कवायद के ज़रिए भी होता है, लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे बदला जाए कि ज़बान की जांच का या तहरीर की जांच का जो सबसे अच्छा तरीका, उसमें क्या आपको एनालाइज करना होगा, तो वहाँ पे आप इमली की बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, तवज्जो देनी है लिखने, तलबा के लिखने के अंदाज़े क़द्र पर। वो सिर्फ आपको लिखना है, उनके ख़यालात को आप देखना है, उनकी वज़ाहत करनी है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है? ख़यालात के इज़हार पे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा भी देख लेते हैं। लफ्ज़ों को मुकर्रर तादाद में रखने पर। भाई मुकर्रर तादाद में रखने के लिए भी पहले बात आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होनी चाहिए, और जिस मेयार के लिए आप टीचर बन रहे हैं वहाँ पे लफ्ज़ों की तादाद नहीं बल्कि टाइम होता है कि इतने टाइम में आपको लिखना है। और चौथा क्या है? तहरीर में महावरों और ज़रूर मिसल की, ये सब अदबी महारत होती हैं वहाँ पे, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर तहरीर को अच्छा बनाना चाहते हैं या अपनी बात को मौसर अंदाज से करते हैं, तो वहाँ पे मुहावरे और ज़रबुल मिसल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बच्चों के ख़यालात की बात है, उनके एवैल्यूएशन की बात है, तो यहाँ पे उनके ख़यालात के इज़हार पे। इस क्वेश्चन को आप जब भी सीटेट में इसको हल करें, तो देखिए उर्दू क्या है कि 15 नंबर जो क्वेश्चन इक़्तिबास का आता है वो तो आप मुश्किल से जो है 10 मिनट में कर लेंगे। अगर प्रैक्टिस आपकी 15 क्वेश्चन को जो है 10 मिनट में आप कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को एक बार दो बार ज़रूर पढ़िएगा। इंशाल्लाह जब एक दो बार आप पढ़ेंगे ना, तो उसका आंसर खुद ब खुद आपके जहन में आने लगेगा कि हाँ ये चीज़ है। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ क्या है कि तलबा के ख़यालात के ज़रिए से आप उनका एवल्यूशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि उनके अंदर तख्लीकी सलाहियत किस कदर की है, ठीक है। अब आते हैं भाई 112 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? दर्ज झैल में कौन NCF 2005 की रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है? भाई NCF पूरा वीडियो अपलोड है, वो ओरिजिनल कंटेंट है, वो बिल्कुल वो NCERT की तरफ से ट्रांसलेट है उर्दू में। तो उसको आप एक बार देखिए, नोट्स बना लीजिए उसका, जो अहम नुकात हैं, तो वहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन जो मिलेगा वहाँ से आपको सही हो जाएगा। अगर आपने दूसरी ज़बान ले रखी है तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। साइकोलॉजी के एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, और NCF के, और पहली ज़बान में तो जनरल सब क्वेश्चन होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते। लेकिन दूसरी ज़बान के लिए जो है थोड़ा सा मसला हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, दिन ब दिन पेपर वो हो रहा है। देखिए ये पहला ही पेपर है, ठीक है। पहले पेपर में साइकोलॉजी के भी देखेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन कितने आते हैं, अभी उसकी देखेंगे, ठीक है। और वो रही बात,
अब स्कूल एनसीएफ के रहनुमा उसूल में से क्या है, तो भाई उसके 5 जो उसूल हैं वो तो आप जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। स्कूल के बाहर की ज़िंदगी के मालूमात को जोड़ना, ये सही है भाई, उसका भी एक ये उसूल है कि जो आप पढ़ा रहे हो उसको बाहर की ज़िंदगी से जोड़ना, ठीक। दूसरी क्या है, रटी हुई आमूज़गी तरीक़ों को तर्क कर देने को यकीन देना, भाई सही बात है, लर्निंग बाय डूइंग के लिए वो कर एनसीएफ ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप करके सीखने पे और रटन विद्या को ख़त्म करने की बात हो रही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज करना, भाई निसाब को दरसी किताब पे मरकूज करने की इस तरह की कोई बात नहीं है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं भाई, इम्तिहान को मज़ीद लचकदार और क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत करना, यानी उसको मिला के पढ़ना, ठीक है। मरबूत करना यानी बनाना चाहिए, हमारी ज़िंदगी से मिलाकर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये भी उसूल है, दूसरा भी उसूल है, चौथा भी उसूल है, यहाँ पे जो है तीसरा ये उसूल नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। क्या है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन हो गया भाई। अब 113 नंबर क्वेश्चन है, जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त हुआ हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करें, वो क्या कहती है। कब क्या कैसे क्या होती है, तो वहाँ पे जो वाक़याती रिकॉर्ड जो होता है, वाक़याती ये रिकॉर्ड होता है। पहला तो प्रोजेक्ट वर्क होता है, पहला देख लेते हैं प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क तो में जानते हैं कि इसमें क्या है कि आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उस पर आपको काम करना होता है। मुफाज़ा का या असाइनमेंट है, असाइनमेंट में भी आप क्या करते हैं कि असाइनमेंट में कब क्यों कहाँ इस तरह का ख़त्म होता है और इसे लफ्ज़ी तस्वीर फराहम होती है। भाई ऐसा तो नहीं है कि असाइनमेंट को पढ़ के आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूम कर पाएगा। वाक़याती रिकॉर्ड है, वाक़याती रिकॉर्ड में ये होता है कि आपके बारे में पूरी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो होती है एक पोर्टफोलियो के फॉर्म में समझिए इसको कि वो रखा रहता है, और उसके बाद आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है वाक़याती रिकॉर्ड में, कि आपका रवैया कैसा है, आपके एटीट्यूड कैसे है, आपके मुस्बत चीज़ें क्या है, मनफी चीज़ें क्या है, ताकि आपको समझने में, आपको दूसरे को आपकी बात समझने में या आपके बारे में समझने में, या आप एक स्कूल से दूसरी स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ से आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। वाक़याती रिकॉर्ड जो हो गया, ठीक है। और फोर्थ क्या है कि रेटिंग स्किल। रेटिंग स्किल आप जानते हैं कि रेटिंग स्किल नंबरों के ज़रिए से वो होता है रेटिंग स्किल। तो वो भी नहीं है वहाँ पे, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है लफ्ज़ी तस्वीर फराहम होती है इस बारे में पूछ रहा है, तो वहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही है, वाक़याती रिकॉर्ड। अब इस पे अगर वाकई अगर इसको एक एक अगर वीडियो एक एक लेक्चर दिया जाए ना तो इस पे तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाइए और डिमांड अगर इसकी बढ़ेगी तो इस पे भी इंशाल्लाह जो एक एक वीडियो अगर हो जाएगा तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आएगा तो कभी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर जिस तरीके से हम पेपर देख रहे हैं तो इंशाल्लाह जो है आसानी होगी आपको। अब देखिए 114 नंबर क्वेश्चन है, लड़के ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, ठीक। लड़के ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, इसके लिए मुजाहरे का बेहतरीन सबूत क्या है। अब इसके लिए बेहतरीन मुजाहरे का जो है अब क्या है, अब देखते हैं जांच के नंबरात। जांच को आप जो असेसमेंट करते हैं, जांच को करते हैं नंबरात के ज़रिए। बेहतरीन सबूत पूछ रहा है कि बेहतरीन सबूत क्या है। अब जाहिर सी बात है नंबर से ऐसा नहीं है कि अगर किसी के नंबर ज़्यादा हैं तो वही तरक्की करेगा। भाई जिसके अंदर स्किल होगी वही तरक्की करेगा। आज का जो दौर है, अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, ठीक है, अगर आपके अंदर हुनर नहीं है तो आप पढ़ लिख के आपका कोई काम नहीं आने वाला। तो इसलिए आप अपने अंदर सलाहियत पैदा करिए, बगैर सलाहियत के कोई भी चीज़ काम नहीं आने वाली, ठीक है। पहला क्या, जांच के नंबरात, इसके ज़रिए से आप बेहतरीन सबूत नहीं कर सकते, ठीक है। तलबा के ज़बान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में, भाई ये तो सही है कि अगर ज़बान की बात हो रही है तलबा की ज़बान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में, ठीक है। तलबा अगर ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि माहौल अच्छा है स्कूल का, या तो माहौल अच्छा है, घर का माहौल अच्छा है, या पढ़ने वाला भी, यानी उसके अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, कौमी दरसियात और निसाब। चौथा ऑप्शन क्या है, ज़बान के अगराज़ व मकासिद को समझने। भाई अगराज़ व मकासिद को समझना, अगराज़ व मकासिद को समझता कौन है भाई, आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ अगराज़ व मकासिद लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से आप बच्चों को तदरीस कर रहे हैं। लेकिन आप क्या है, अब बच्चा उसको अगर अच्छे से ज़बान को बोल रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका एक बेहतरीन सबूत है उसके पढ़ने का। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको देखिएगा, ये आप जब सेकंड पेपर करेंगे तो शायद वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वाइगॉस्की वाइगॉस्की के मचान बंदी, ठीक है। मचान बंदी मफरूज़े के मुताबिक ज़बान की आमोज़गार को दो दो को जोड़े और ग्रुप में काम करने का मौका फराहम
करना चाहिए। पहली बात यह है कि हम स्कैप फोल्डिंग जो है मचान, ये आप गांव में अगर रहते होंगे मचान, इसको लफ्ज़ को सुना होगा। इस लफ्ज़ को ज़रा सा जो उर्दू में आता है उसको जहन में रखिएगा। वो तो अच्छा है कि थोड़ा सा इंग्लिश दे देते हैं तो थोड़ी सी समझने में आसानी हो जाती है। मचान का मतलब ये होता है किसी चीज़ को, स्कैप फोल्डिंग, और उसी को मचान कहते हैं। तो लफ्ज़ी माना इसको फोल्डिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं वाइगोस्की ने क्या कहा है। स्कैप फोल्डिंग जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, जैसे ये कोई बिल्डिंग है बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दीवार अगर आप उठा रहे हैं, ठीक है। अब तो इस दीवार को उठाने के लिए क्या करते हैं, एक सहारा इसको देते हैं। एक सहारा, एक यहाँ तक हो गई, एक सहारा दे दिया। फिर जब ये यहाँ तक पहुँच गई तो एक दूसरा सहारा दे दिया। लेकिन क्या करते हैं, जैसे ही ये दीवार अगर ख़त्म हो गई, ये दीवार कंप्लीट हो गई, तो इस सहारे को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग का मतलब ये है कि जब तक आपको सहारे की ज़रूरत है आपको सहारा दिया जाए, उसके बाद जब सहारे के ख़त्म हो जाए तो उस सहारे को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन सिर्फ यहीं पे वाइगोस्की की बात ख़त्म नहीं होती है। वाइगोस्की को समझने के लिए थोड़ा सा और देखते हैं कि वाइगोस्की ने किस तरीके से क्वेश्चन आता है और कैसे करते हैं, थोड़ा सा उसको और समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम वाइगोस्की को समझते हैं थोड़ा सा कि वाइगोस्की क्या है। वाइगोस्की ये है सोशल एंड कल्चर थ्योरी इसकी है, जिसको मुआशरती व सकाफ़ती नज़रिया कहते हैं। मुआशरती व सकाफ़ती नज़रिया कहते हैं, ठीक है। वो लिखा हुआ है, आप इसको सुन भी लीजिएगा। अगर तहरीर में कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको सुन के आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि इस थ्योरी को क्या कहते हैं, मुआशरती व सकाफ़ती नज़रिया कहते हैं, ठीक है। अब इंटरनलाइजेशन जो है, बातनी इंजज़ाब, इस चीज़ को आप समझिएगा। अगर इंटरनलाइजेशन अगर आपको समझ में, मान लीजिए कि इंग्लिश है, इंग्लिश दे दिया तो आप समझ जाएंगे। अगर उर्दू दे दिया तो ये लफ्ज़ आपको फंसा देगा। इस वजह से क्वेश्चन जो है, इंजज़ाब का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को जज्ब कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ को आप जज्ब कर रहे हैं या कोई चीज़ सीख रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई बच्चा, देखते हैं कोई बच्चा मादरी ज़बान बोलता है मुआशरती तामुल की वजह से। अब कोई बच्चा मादरी ज़बान, जैसे मान लीजिए कि आप जिस माहौल में हैं तो वहाँ पे आप वही ज़बान बोलेंगे जो आपके माहौल में, जो आपके वालिदैन, आपके ख़ानदान, आपके आस पड़ोस या आपके मोहल्ले में जो ज़बान बोली जाती है, आप वही ज़बान बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्यों बच्चे को मादरी ज़बान और दूसरी ज़बान क्यों नहीं बोल पाएगा भाई, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाता उससे। समाजी तामुल का मतलब कि वो इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। जब तक वो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा तब तक जो है वो दूसरी ज़बान नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो क्या है, मुआशरती तामुल की वजह से, ठीक। क्यों एक बच्चा किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है, जबकि ये तो समझ में आ गई क्यों बच्चा मादरी ज़बान बोलता है, क्योंकि उसको वैसा ही माहौल में होता है। मुआशरती तामुल का मतलब होता है इंटरेक्शन, ठीक है। तामुल का मतलब इंटरेक्शन होता है की वजह से, ठीक है। एक मिसाल समझ में आ गई। दूसरा क्या है भाई, एक बच्चा किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है जब कोई मौजूद होता है। आप ये देखिएगा, जब कोई छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, वो एक कमरे में है, तो उसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो ऐसे नहीं है कि वो उसको कोशिश करता है उसको पाने की। अब उसको क्या है कि वो धीरे धीरे सीख क्या रहा है कि उसको अब सहारे की ज़रूरत है। तो आप अगर कोई उनसे बड़ा अगर कोई है तो क्या करता है, फिर उनसे इशारा करता है। इशारे करने के बाद वो सामान उसको मिल जाता है, यानी वो अपनी ज़रूरत को समझ रहा है, अपनी ज़रूरत को समझता है। उसके बाद अगर कोई मौजूद होता है तो इशारा करता है तो उसको चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं वो चीज़ें देख के अकेला है तो वो चीज़ देख के रोने लगा, रोने के बाद जो है वो चीज़ें हासिल नहीं कर। लेकिन अगर कोई रहेगा तभी वो ऐसी हरकत करता है, और नहीं रहेगा तो ये कोई इस तरह हरकत नहीं करता है। ये बाकायदा पूरी तहकीक है, ठीक है। ये हो गया बातनी इंजज़ाब जो है। इंजज़ाब जज्ब, जैसे आप कहते हैं जज्ब जो है अपने अंदर जज्ब कर लेना, उसी से बना हुआ है इंजज़ाब, ठीक है। जज्ब कर लेना अपने आप को, वही इंजज़ाब है, ठीक है। एक चीज़ देख लिया तो जाहिर सी बात है एक दूसरा और कॉन्सेप्ट है वाइगोस्की का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको उर्दू में कहते हैं कुर्ब नशोनुमा का इलाका। कुर्ब के माने पास होते हैं, नशोनुमा का मतलब डेवलपमेंट होता है, इलाका का मतलब जोन होता है, ठीक। इसको देख लिया हमने। अब यहाँ पे देखते हैं
बच्चों की अमली सलाहियत और मुमकिना सलाहियत के दरमियान फ़र्क पाया जाता है। अब देखिए, एक बच्चा कोई काम कर रहा है, ठीक है, एक काम जो है, बस मिसाल को आप समझ लीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है बच्चों के अमली सलाहियत और मुमकिना सलाहियत के दरमियान फ़र्क। एक बच्चा है जो अमली है, अमली सलाहियत जो उसके अंदर एक सलाहियत पाई जाती है, वो किसी हद तक एक काम को कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने इसको, अगर चलिए उर्दू, चूँकि उर्दू पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो उर्दू के ज़रिए से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बच्चे की अमली सलाहियत की बात है। मान लीजिए कि वो कोई चीज़ जो है, कोई जुमला लिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई वो जुमला लिख रहा है, जैसे एक बच्चा किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है, ये जुमला लिख रहा है, ठीक है, और वहाँ पे इशारा करता है या इशारा करती है, इस तरीके से उसको समझ में नहीं आ रहा है, या जुमले की साख्त या जुमले की बनावट के बारे में उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वहाँ तक एक चीज़ को समझ रहा है, लेकिन उसको कवायद से उसको वाकिफ़ियत मान लीजिए कि नहीं है, ठीक है, या वो तहरीर को सही तरीके से लिख नहीं पा रहा है, या अपने ख़यालात को, इस ख़यालात का इजहार नहीं कर पा रहा है, ठीक है। या उसको किसी तरीके भी से ले सकते हैं कि चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, जहाँ जितना उसको हो सकता है उतना कर लिया, उसके आगे नहीं कर पा रहा है। तो ये जो बीच में जो खला हो जाता है, जैसे एक चीज़ को समझ रहा है, उसको ज़्यादा समझने के लिए बीच में जो खला हो जाता है, इस खला को पूरा करने के लिए इसमें जो फ़र्क पाया जा रहा है, उसको जो क्या कर रहे हैं कि उसको, जो उसमें फ़र्क है, जो वो सीखना चाह रहा है, अब उसमें क्या है, उसी में जो फ़र्क पाया जाता है उसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या है, फ़र्क पाया जाता है, उसी फ़र्क को वाइगोत्स्की ने कुर्ब नशूनुमा का मुताला कहा है, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है जो सीखने में जो खला होता है, जो एक चीज़ को सीखने और दूसरी चीज़ को सीखने में जो बीच की जो दूरी होती है, जो खला होता है, इस खला को अगर पूरा किया जाता है तो वो मिल के ये पूरा हो जाता है। अगर उस चीज़ को सीख लिया तो ये हो गया इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कुर्ब नशोनुमा का इलाका, कि उसने इस चीज़ को सीख लिया, अब सीख लिया तो ये इस चीज़ से मिला के दूसरी चीज़ हो गई। जैसे यहाँ पे एक चीज़ मैथ के हवाले से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई मैथ का कोई अगर सवाल दे दिया है, जैसे मान लीजिए 28 है और यहाँ पे 12 है, ये दे दिया है, तो अब उसे ये जोड़ नहीं पा रहा है कि 8 2 10 होगा, 10 को हम 10 लिख दें, ठीक है, या क्या करें, या ज़ीरो लिख दें तो एक हासिल ले लें, ठीक, ये बात उसको नहीं है। लेकिन आपने क्या है कि इस चीज़ को उस बच्चे को समझा दिया कि नहीं, ये चीज़ क्या है, इसको आप हासिल लेंगे, इसको हासिल ले लिया आप, तो उसके बाद 8 2 10 हो गया, यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे, 2 1 3, 2 1 3 हो गया, एक हासिल ये बचा था, उसको 4 कर दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने उसको समझा दिया तो क्या है, अब इस चीज़ को सीख गया है। अब सीख गया तो जोन ऑफ जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो समझ में नहीं आती, अब उसको सीख लिया, तो ये कुर्ब जवाब जो क्या है, कुर्ब नशोनुमा का इलाका होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये लफ्ज़ आप याद रखिएगा, ये जो लफ्ज़ है उसको आप याद रखिएगा, कुर्ब नशोनुमा, ठीक है। अब आते हैं भाई, स्कैप फोल्डिंग क्या है। स्कैप फोल्डिंग को कहते हैं सहारा मचान। यह हमेशा रहने वाला नहीं होता है, ठीक है, यह हमेशा रहने वाला होता है, मसलन दायमी नहीं होता है, ज़रूरत पूरी होने के बाद इसको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। ज़रूरत ख़त्म होने, जैसे हमने दीवार की वो जो मिसाल दी, जब आप नेट पे स्कैप फोल्डिंग देखेंगे, आप सर्च कर लीजिएगा स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग जब नेट पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बनी नज़र आएंगी, और वहाँ पे कुछ पाइप्स वगैरह उसके सहारे के लिए, बिल्डिंग को ऊंचा बनाने के लिए पाइप का सहारा दिया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में ये इस्तेमाल होता है कि उसको सहारे, जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसके सहारे की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उसको हटा दिया जाता है। वही चीज़ है स्कैप फोल्डिंग, कि बच्चे को जब वो सीख लेता है, यहाँ पे अक्सर जो है साइकिल की मिसाल दी जाती है कि बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, जब वो आप धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको आप इशारा देते हैं, जब वो सीख जाता है तो आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, बच्चा चलाने पड़ता है। फिर उसके बाद वहीं पे एम के ओ आता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन, कि वो ज़्यादा जानता है तो वो उसको सिखा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझ में। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन में क्या है कहा भाई। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या है, वाइगोत्स्की के मचान बंदी से मफरूज़ा के मुताबिक ज़बान के अमल को दो दो के जोड़ों के रूप में काम करने के दो दो जोड़े। अब जाहिर सी बात है, दो जोड़ों के ग्रुप में, तो दो जोड़ों के मतलब जब बच्चा खुद अकेला है तो उसे कोई मसला नहीं, जैसे दूसरा होगा वैसे समाजी तामुल यानी सोशल इंटरेक्शन का काम उससे शुरू हो जाता है, जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। उस्ताद के लिए काम को देखभाल आसान हो जाती है,
भाई इस तरीके से, इस तरह की कोई वाइगोस्की ने बात नहीं की है, ठीक है। तलबा के दरमियान तामुल उस्ताद को आराम करने के मौका मिल जाते, भाई इस तरह की कोई बात वाइगोस्की ने नहीं की है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखें, समाजी तामुल ऐसे ठोस ज़राए फराहम करता है जिनके ज़रिए आमोज़िश होती है। भाई समाजी तामुल ऐसे ठोस ज़राए फराहम करता है जिनके ज़रिए से आमोज़िश होती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पढ़ लिया, आप चौथा भी देख लेते हैं। अब चौथा क्या है, इस तरह इस तरह के इस तरह के का जी। अब क्या लिखा है भाई, इस तरह के तामुल का जी लिखा है, लेकिन हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं थोड़ा सा। इस तरह के तामुल आमोजगार को ज़बान के आमोजिश में मुनहरिफ कर देते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे कि समाजी तामुल हो रहा है तो उसको आप मुनहरिफ कि बच्चा भटक जाता है। भाई बच्चा तो माहौल के ज़रिए तो सीखता है। ये तो अगर आप ना भी थ्योरी पढ़ें, अगर कॉमन सेंस लगाएं तब भी कि बच्चा माहौल के ज़रिए सीखता है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन जो है समाजी क्या है, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है भाई, ठोस ज़राए फराहम करता है जिनके ज़रिए आमोज़िश होती है, ठीक। दूसरा, ठोस ज़राए के मुताबिक समाजी तामुल तो है, लेकिन क्या ऐसे ठोस ज़राए फराहम करते हैं जिनके ज़रिए से आमोज़िश होती है। अब वहाँ पे ठोस ज़राए यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आमोज़िश होती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यानी आपने चौथा काट दिया, पहला काट दिया, दूसरा काट दिया, सॉरी इसको देखते हैं, दूसरा, पहला तो कट गया, ठीक है। चौथा कट गया, अब बचा दो। तो तलबा के दरमियान तामुल उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है, ठीक है। इसको भी क्या कर दिया हमने, इसको भी काट दिया। भाई ऐसी कोई बात नहीं। अब देखिए, समाजी तामुल ऐसे ठोस ज़राए फराहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोज़िश होती है, हमने चौथा भी काट दिया। और जो हमने अभी जो पढ़ा स्कैप फोल्डिंग के बारे में कि वो एक सहारा होता है, एक जब से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता है तब तक नहीं होता है, जोड़े और ग्रुप में फराहम करना चाहिए। और आप इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको थोड़ा सा थ्योरी को आप जहन में रखिएगा, उस चीज़ से बात समझ में आ जाएगी। तो क्या है, समाजी तामुल ऐसे ठोस ज़राए फराहम करते हैं जिनके ज़रिए से आमोज़िश होती है। समाजी तामुल के ज़रिए आमोज़िश होती है, वाइगोस्की की थ्योरी है वो इस तरीके से। अगर कोई भी इस तरह क्वेश्चन आए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गलत नहीं होगा और आप उसको हिंदी या इंग्लिश में उस थ्योरी को पढ़े होंगे। तो अगर जो उर्दू का जो हमने बताया है उसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, और वहाँ पे जब आप नोट कर लेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी आएगा तो उसको अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 116, इब्तदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है, इसका मतलब क्या है। अब इब्तदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमले में तदरीस का आगाज़ क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हम देखें कि तरसील मुकम्मल जुमलों पे मबनी होती है। तरसील जो है, जब आप कोई चीज़ अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कुछ चीज़ बता रहे हैं तो वो मुकम्मल जुमले पे भी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आप इसको पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर सवाल करें या बच्चे से कोई भी बात अगर पूछें तो वो मुकम्मल जुमले पे मबनी होनी चाहिए, ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, अपने आप ज़बान सीखने में तलफ़ुज़ की कोई जगह नहीं होती है। भाई अपने आप ज़बान सीख रहे हैं तो उसमें तलफ़ुज़ की अगर कोई जगह नहीं होती है। अगर जगह होती तो आप ये देखिए, उर्दू ज़बान जो है उसमें तलफ़ुज़ का बहुत अहम रोल होता है। अगर आप तलफ़ुज़ और कोई भी ज़बान आप बोलें तो तलफ़ुज़ का अहम रोल होता है। लेकिन क्या होता है कि अब जो जैसे कुछ लोग जैसे ड़े नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो ड़े नहीं निकाल पाते हैं, वो मसला ये है कि वो चूँकि उनको वैसा माहौल नहीं मिला है, ड़े की जगह वो रे निकालेंगे। चूँकि ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं सकते, उनको वैसा माहौल मिला है। अब जो जिस माहौल में रहता है तो आप तो जानते हैं ज़बान माहौल से ही सीखी जाती है, ठीक है। तीसरा क्या है, ज़बान की आमोज़िश में क़वाइद तलफ़ुज़ यकसा अहमियत रखते हैं। ज़बान की आमोज़िश में क़वाइद तलफ़ुज़ यकसा अहमियत रखते हैं। अब ज़बान की आमोज़िश में क़वाइद और तलफ़ुज़ यकसा अहमियत रखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन को अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे उसके आंसर को इंशाल्लाह जो है आपको आंसर मिलने लगेगा, ठीक है। अब चौथा क्या, तरसील एक बुनियादी क़वाइद है। भाई तरसील के ज़रिए ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मादरी ज़बान है तो उसके लिए क़वाइद की ज़रूरत है, या अगर आप कोई माहौल उस माहौल में रहें तो वहाँ पे क़वाइद की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप रहते रहते ज़बान को बोलने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो चौथा तो ऑप्शन है नहीं, ठीक। ज़बान की आमोज़ी में क़वाइद तफ़ल्लुक़ की यकसा अहमियत होती है।
अब यहाँ पे बहुत से तरीके हैं पढ़ाने के। और जहाँ तक अगर हम देखा जाए ज़बान की आमोजिश में, ज़बान की आमोजिश में क़वाइद तफ़्फ़ुज़ की यकसा अहमियत होती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर ज़बान आप सीख रहे हैं, यहाँ मादरी ज़बान की नहीं बात हो रही है, दूसरी ज़बान की बात है कि अगर आप सीख रहे हैं तो वहाँ पे क़वाइद तलफ़्फ़ुज़ की भी अहमियत तो होती है, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इब्तिदाई आवाज़ और उनके मिलाप के बजाय सादा और जुमलों में ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाए, तो उसका मतलब यहाँ पे मादरी ज़बान की बात हो रही है। मादरी ज़बान की बात हो रही है कि मादरी ज़बान जो है वो जो एक बोल रहा है, बच्चा जो बोल रहा है, मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमला, जो तभी इस तरह की बात होगी जब आप कोई मादरी ज़बान आप जानते हो जिस मीडियम में आपकी तदरीस हो रही हो, ठीक है। तो वहाँ पे तो तरसील क्या है, जो आप तदरीस कर रहे हैं मुकम्मल जुमले पे मबनी होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे सीखने की कोई बात नहीं हो रही है। आप तरसील करेंगे तो किस में, तो तरसील मुकम्मल जुमले में। बस एक दो बार इसको, ये कोई पैडागोजी में आपको थोड़ी मिलेगा कहीं पे। हज़ारों थ्योरी आप पढ़ डालिए, कहीं पे भी आपको ये सवाल नहीं मिलेगा कि आप उस थ्योरी को पढ़ के आप उसको समझ सकें। ये वो सवाल हैं कि आप जो स्कूल में जो आप टीचिंग करते हैं, स्कूल में जो टीचिंग करते हैं आप, वहाँ से ये सब सारे सवाल आपको देखने के मिलेंगे कि वहाँ पे आप जाते हैं तो आप सोचते हैं कि आसान से मुश्किल की तरफ बच्चों को पढ़ाया जाए। जो तदरीस के उसूल हैं उन सारी चीज़ों को आप अप्लाई करते हैं और उन्हीं उसूलों को थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देता तो फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे बस क्या है कि थोड़ा सा आपको उलझा देते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा क्या करते हैं, सोचने लगते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आपने ज़्यादा सोच लिया तो भी गलत हो जाएगा और कम सोच लिया तो भी, आपको बस दरमियाना सोचना है कि जो बच्चे के जहन और नफ्सियात के मुताबिक हो, बस तभी आपके क्वेश्चन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे एक पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 116 नंबर का हो गया भाई। अब देखे हैं 116 नंबर हो गया। हाँ, 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। सातवीं जमात का उस्ताद ज़बान की क्लास में बसरी आमुज़गारों की तदरीस के लिए यूट्यूब के वीडियो, समई आमुज़गार के लिए रिकॉर्डिंग व हर की आमुज़गार के लिए तामुली खेल का इस्तेमाल करता है। उस्ताद के लिए इस्तेमाल करता तमाम मल्टीमीडिया अफराज ज़रूरतें पूरी करता है। अब यहाँ पे देखिए कि अब वो सीखने के जदीद आलात का आईसीटी का इस्तेमाल कर रहा है। अब आईसीटी में यूट्यूब हो गया तो यूट्यूब के ज़रिए से वो सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। आमोज़ को आमोज़गार के लिए तामुली खेल का मतलब जो इंटरेक्शन है, खेल तामुली का मतलब कि आप समझ सकते हैं क्या है, इंटरेक्शन, ठीक है। खेल के इस्तेमाल कर रहा था, उस्ताद के इस्तेमाल करता है तमाम मल्टीमीडिया के अफराद की ज़रूरत को पूरा करता है। अब यहाँ पे देखिए अगर वो ये कर रहा है तो एक सिखाने का एक तरीका है। आईसीटी क्या है, आईसीटी का इस्तेमाल का मतलब या तो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करें जिसको तदरीसी अशिया इमदादी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, आमोजिश का एक अंदाज़ है, सिखाने का एक तरीका है भाई। ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। लसानी फ़र्क है, इस तरह का तो कोई फ़र्क नहीं है भाई। आमोजिशी अंदाज़ है, आमोजिश का मतलब सीखना या लर्निंग। तो लर्निंग का एक तरीका है भाई यूट्यूब भी, ठीक है। आमोजिश की खामी, भाई खामियों की तो कोई बात नहीं है। मुस्तनद मवाद की भी कोई बात नहीं हो रही है कि कोई लेटर जो कोई मजमून दे दिया हो या गालिब का कोई लेटर दे दिया हो या खतूत दे दिया हो, जो अक्सर 7-8 क्लास की अगर उर्दू में देखें तो वह गालिब का 2 खतूत मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखेंगे आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं आमोजिश का तरीका, लेकिन समझने का मज़ा यहाँ पे समझना ये है कि वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन उलझाने के लिए अगर दे दें तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे रहिएगा कि क्या चीज़ें कैसी चीज़ होती हैं, सिखाने के तरीके में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या नए नए अंदाज तरीके से आपको सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 117 हो गए भाई। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वकूफ़ियत पसंद नज़रिया के मुताबिक, वकूफ़ियत पसंद नज़रिया का यहाँ पे बात हो रही है, कॉग्निशन से बात हो रही है। वकूफ़ियत का मतलब कॉग्निशन की बात हो रही है, आपकी जहनी सलाहियत के मुताबिक बात हो रही है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। वकूफ़ियत पसंद नज़रिए के मुताबिक ज़बान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तौर पर देखना चाहिए। अब कॉग्निशन की बात होती है, आप कॉग्निशन में पढ़ा होगा, नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, एप्लीकेशन होता है, एनालाइज होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन देखे ना तो आपके अंदर वो थ्योरी आनी चाहिए। अब
अगर आप वकूफ़ियत पसंद नज़रिए की अगर बात की जा रही है तो वकूफ़ियत के सिलसिले से जितनी कॉग्निशन की थ्योरियाँ हैं आपके जहन में, वो थ्योरियाँ आपके जहन में आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, खामियों के तौर पर आप देखना पसंद किस तौर पर आप देखना चाहेंगे, ठीक, गलतियों को। पहला ऑप्शन क्या है भाई, आमोजिश में रुकावट और खलल। भाई गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो इसका तो मतलब है कि आमोजिश में कोई रुकावट और खलल की बात नहीं, बल्कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। ठीक भाई। अब यह गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोजिश का हिस्सा है। भाई गौर व फिक्र जो है, कॉग्निशन का ताल्लुक भी गौर व फिक्र से है, तो वहाँ पे गौर व फिक्र बसीरत फराहम करने की आमोजिश का हिस्सा है। ठीक है भाई, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, ठीक लग रहा है, लेकिन पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, पहले इस्लाह की जाने वाली है फिर दोबारा करने से बचने वाली चीज़ों पे। भाई यहाँ पे जो बात कही जा रही है उस हिसाब से देखिए, वकूफ़ियत पसंदाना नज़रिया के मुताबिक आप किसी बच्चे की तख्लीकी सलाहियत को अगर आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, गौर व फिक्र की सलाहियत को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, पहले इस्लाह की जाने वाले और फिर दोबारा करने से बचने वाली चीज़ क्या है भाई, कोशिश, पहले इस्लाह की जाने वाली और फिर दोबारा करने से बचने वाली, मतलब आपने इस्लाह कर दिया, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने कोई गलती इस्लाह कोई गलती की, उसकी इस्लाह कर दी और फिर दोबारा उसकी गलती ना हो। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है भाई, आमोज़ी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिस पे फ़ौरन ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये लापरवाही भाई लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो होता है, थॉरेनडाइक के जो 3 उसूल हैं, आप उसको भी जहन में रखिएगा कि जो लॉ ऑफ रेडीनेस होता है और लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट होता है, जो सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो, वो सब सारी चीज़ें भी आप जहन में उसको रखिएगा कि चूँकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वकूफ़ियत पसंदाना नज़रिए की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, गौर व फिक्र के बसीरत फराहम करने वाली आमोज़िश का हिस्सा है। ठीक है, वकूफ़ियत पसंद की बात हो रही, कॉग्निशन की बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं 119 नंबर क्वेश्चन पे। भाई मुर्तकिज़ समात किसके साथ होती है, मुर्तकिज़ समात किसके साथ होती है, मुर्तकिज़ भैया, मुर्तकिज़ अब देखिए क्या होता है, किसी चीज़ को आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं एकाग्रता। ठीक है, एकाग्रता यानी अगर कंसंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को कंसंट्रेशन के साथ, तो आप क्या है वहाँ पे, किस कंसंट्रेशन से समाज के साथ होती है, किसके साथ होती है, मुर्तकिज़ समात किसके साथ होती है। अब देखिए, अगर आप किसी को तवज्जो के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो भाई मुर्तकिज़ समात तो बिल्कुल होगी। तहम्मुल, भाई सब्र तहम्मुल होता है, तो इसके तो मुर्तकिज़ समात से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़ाब्ता क्या है, किस चीज़ से क्या ज़ाब्ता है भाई, इसका भी नहीं है, और चौथा भी ऑप्शन बेहतरी वो भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तवज्जो के साथ अगर आप मुर्तकिज़ हो के किसी चीज़ की समात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप तवज्जो के साथ उस बात को सुन रहे हैं। ठीक है, 120 नंबर दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हौसले अफजाई के लिए आप लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए आप, ताकि आप ऑनलाइन आने में और काफ़ी मुश्किल है वो सब, तो अगर आप लोग का साथ रहा तो इंशाल्लाह जो अभी सीटेट का जो आपको तो पता ही है कि सीटेट का अभी कोई आने वाली डेट नहीं है, और जैसे ही ये सारे पेपर ख़त्म होंगे वैसे ही जो है हम ये सोच रहे हैं कि अब इसको उर्दू को पेडागोजी को ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का एक और रास्ता ये है कि अक्सर उर्दू वाले क्या कर, उर्दू वाले हिंदी लिए होते हैं। ठीक है, तो हम हिंदी के पेपर को अगर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम उसको उर्दू में अगर समझाते चलें या बताते चलें, तो वहाँ पे उर्दू के हिंदी पेडागोजी, एक तो आपकी हिंदी पेडागोजी अच्छी हो जाएगी, दूसरा ये है कि हिंदी के ज़रिए से आप उर्दू पेडागोजी को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो आप कमेंट करिएगा ज़रूर, तो इस चीज़ को दोबारा स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन जैसे ये पेपर ऊपर सारे ख़त्म हो जाएंगे, ताकि हमारी उर्दू हिंदी पेडागोजी को मिला के उसको पढ़ा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। और इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे आपका साथ रहा तो कि उर्दू में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, खामोश मुताले से आमोज़गार सबसे कम क्या हासिल करेगा, खामोश मुताले से आमोज़गार सबसे कम क्या हासिल करेगा। ठीक है भाई, लफ्ज़ियात, खामोश मुताले लफ्ज़ियात भी हासिल होती है, क़वायद भी आप देख लेते हैं, बोलने की महारत, भाई खामोश मुताले की बात हो रही भाई, तो यहाँ पे बोलने की महारत
से तो कोई ताल्लुक़ नहीं लग रहा है। पढ़ने की महारत तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे बोलने की महारत जो सबसे कम हासिल, तालीम मुज़गर में सबसे कम क्या हासिल होगा, तो यहाँ पे बोलने की महारत है। दोस्तों ये रहा ये पहली ज़बान, यानी सेकंड पेपर का पहली ज़बान। ठीक है, अब इसको देखेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है कल या परसों में, जैसे टाइम मिलेगा हम करेंगे। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों आप मेहनत से पढ़ते रहिए, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ठीक है, मतलब दूसरे पेपर के साथ आपके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप मेहनत से पढ़िए और आप सीटेट को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।